नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज आपको बहुत ही शानदार टॉपिक मिलने वाला है और वो टॉपिक क्या है? अर्ध पर्यायवाची। अरे सर, गुरुजी, हमने पर्यायवाची तो नाम सुना है लेकिन अर्ध पर्यायवाची पहली बार सुन रहे हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनका नाम हम पहली बार ही सुनते हैं। अर्ध पर्यायवाची आपने कभी नहीं सुना तो इस बार सुन लिया, लेकिन इस ये नाम तो आपने सुना होगा कि समानार्थक प्रतीत होने वाला है भिन्नार्थक शब्द, इसी को ही क्या कहते हैं? अर्ध पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कैसे? देखिएगा, हिंदी भाषा के वे शब्द जो दिखने में तो समान दिखाई देते हैं लेकिन वे अलग अलग अर्थों को प्रकट करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? अर्ध पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समझ गए अर्ध पर्यायवाची किसे कहते हैं? अर्ध पर्यायवाची बोलो चाहे समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द बोलो, बात एक ही है। अब क्या होता है, कई बार जब हम देखते हैं विद्यार्थियों तो हमें कुछ शब्द एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे माना कि एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है अन्वेषण, और एक अनुसंधान, एक गवेषणा और एक आविष्कार। लगने को तो हमें एक जैसे लग रहे हैं ये, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। देखिए, अन्वेषण जो शब्द है ना, ये अज्ञात पदार्थ या स्थान आदि का पता लगाने में अन्वेषण किया जाता है, को कहते हैं। और अनुसंधान किसे कहते हैं? छानबीन करना या जांच पड़ताल करना है, उसको बोलते हैं अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। और गवेषणा किसी गूढ़ विषय की मूल स्थिति जानने के लिए जो गंभीर अध्ययन किया जाता है, उसको कहा जाता है गवेषणा। क्या कहा जाता है? गवेषणा कहा जाता है। और एक शब्द है आविष्कार, यानी कि किसी नवीन सिद्धांत की जो खोज करना है, वो क्या कहलाता है? आविष्कार। अब इस प्रकार से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इन शब्दों का सही पता रहेगा तो वाक्य शुद्धि में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि वाक्य शुद्धि में क्या करते हैं, वो अन्वेषण की जगह पर आपको अनुसंधान दे देते हैं, या आविष्कार की जगह पर क्या दे देंगे? गवेषणा शब्द दे देंगे। फिर वहां पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है विद्यार्थियों। वहां क्या होता है, चक्कर ये पड़ता है कि अन्वेषण की जगह पर आविष्कार आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। इसी प्रकार एक शब्द है अभिमान, अहंकार, गर्व, गौरव और घमंड। अब ये लो, इनमें क्या अंतर है? देखिए, आराम से पढ़ना, पीपीटी में पूरी चीजें लिखी हुई है। कोई भी छोटी मोटी, देखिए मैंने पीपीटी वाला जो तरीका है इसको क्यों अपनाया। हालांकि कुछ विद्यार्थियों को ये पसंद नहीं आता है और कुछ को बहुत पसंद आता है। जिनको पसंद नहीं आता है उनके मतलब वो ये चाहते हैं कि मैं बोर्ड पर लिखूं और फिर समझाऊं। ठीक है, वो भी तरीका ठीक होता है, अच्छा तरीका होता है। लेकिन क्या होता है, उसमें हम लिमिटेड उदाहरण लिख पाते हैं। यहाँ अनलिमिटेड उदाहरण है, क्योंकि आजकल एग्जाम का तरीका बदल चुका है। रटे रुटाए जो 10-20 उदाहरण दिए जाते हैं, वहां से पर्सन नहीं आते हैं, पर्सन कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये जो वाले टॉपिक है, इनमें पीपीटी फॉर्मेट में अगर आप पढ़ेंगे, मैं तो सजेशन यही दूंगा कि वो बेस्ट रहता है। ठीक है, और बाकी आपको इसकी जो पीडीएफ वगैरह है वो भी मिल रही है, तो उनसे आप डायरेक्ट भी रीड कर सकते हैं अगर वीडियो को भी नहीं देखते हैं तो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो मैं इसको समझा देता हूँ। सामान्यतः तो ऑफलाइन में हम क्या करते हैं, ऑफलाइन में जो समझाने वाले टॉपिक होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से बोर्ड पे समझाते हैं, फिर नोट्स लिखवाते हैं, और फिर ये जो वाले रटने वाले टॉपिक है पीडीएफ भेज देते हैं, या फिर हार्ड कॉपी में दे देते हैं, या फिर एक बंच बना रखा है, वो पूरा बंच दे देते हैं विद्यार्थी। ठीक है, और जो अगर किसी में कोई दिक्कत आती है तो बच्चे पूछ लेते हैं। लेकिन वो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है ना, वो 10% ही होते हैं। 90% विद्यार्थियों का क्या करें, तो वो उनको तो बड़ा मतलब प्रेशर डाल डाल के जबरदस्ती मोटिवेट कर करके पढ़ाना पड़ता है। सभी विद्यार्थियों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हम इस फॉर्मेट में चल रहे हैं। तो देखिए, अभिमान का मतलब होता है अपने को दूसरे से बड़ा समझने का जो घमंड होता है, उसको कहते हैं अभिमान। और अहंकार क्या होता है? झूठा घमंड करना। गर्व क्या होता है? आत्मसम्मान सहित अभिमान करना। गौरव का मतलब क्या होता है? अपने उचित कार्य या गुण पर समुचित श्रेष्ठता का भाव रखने को क्या कहते हैं? गौरव। और घमंड किसे कहते हैं? हर स्थिति में अपने आप को बड़ा और दूसरे को हीन समझना ही क्या कहलाता है? घमंड कहलाता है विद्यार्थियों। क्या कहलाता है ये? घमंड कहलाता है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार एक शब्द है जैसे अनुमोदन और समर्थन, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। अनुमोदन करना, समर्थन करना, किसी कार्यवाही या कथन पर सहमति देना, उसको तो क्या कहते हैं? अनुमोदन। और समर्थन, किसी प्रस्ताव या विचार पर सहमति देना, क्या कहलाता है? समर्थन कहलाता है। एक शब्द होता है अधिवेशन या बैठक। कई बार तो हम मैं भी ऐसी बात नहीं, जैसे जीके के संदर्भ में कई बार चर्चा हम करते हैं तो अधिवेशन और बैठक बोल देते हैं। लेकिन वास्तव में देखें, जब आप हिंदी पढ़ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से शब्दों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस शब्द का अर्थ क्या होता है, कौन सी जगह पर इसका यूज होना चाहिए,
तो देखिए जैसे अधिवेशन है, तो किसी संस्था का जो बड़ा सम्मेलन होता है उसको कहते हैं हम अधिवेशन, और किसी संस्था की किसी समिति की थोड़े समय के लिए जो सभा की जाती है उसको कहते हैं बैठक। यानी कि थोड़े समय के लिए जो की जाती है उसको बैठक कहते हैं, और अधिक समय के लिए जो की जाती है उसको अधिवेशन कहते हैं, ये कह सकते हैं हम। या जो छोटी मतलब बैठक छोटी होती है और अधिवेशन बड़ा होता है, ये समझ सकते हैं। इसी प्रकार एक शब्द है अन्याय, अपराध और पाप। अब बताओ इनमें क्या अर्थ है? तो न्याय के विरुद्ध जो काम किया जाता है उसको अन्याय कहते हैं, अ उपसर्ग है इसमें। अपराध, कानून का उल्लंघन करना क्या कहलाता है? अपराध। और नैतिकता का अगर उल्लंघन किया जाता है तो उसे कहते हैं पाप। तो देखो तीनों में अंतर स्पष्ट हो गया, अन्याय, अपराध और पाप, इन तीनों में क्या अंतर होता है? अन्याय मतलब क्या होता है? न्याय के विरुद्ध काम, और अपराध का मतलब कानून का उल्लंघन, और पाप का मतलब नैतिकता का उल्लंघन। इसी प्रकार दो शब्द है आदि और व्याधि। आदि होता है विद्यार्थियों मानसिक रोग या मानसिक पीड़ा को कहते हैं, और व्याधि कहते हैं शारीरिक रोग या शारीरिक पीड़ा को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए एक शब्द है कविता और एक है काव्य। कविता किसे कहते हैं? किसी कवि की एक छोटी जो रचना होती है उसको कविता कहते हैं, और अनेक कविताओं का जो संकलन होता है उसे कहते हैं काव्य। क्या कहते हैं? काव्य। एक शब्द है अपयश और एक है कलंक। अपयश मतलब स्थायी रूप से जो बदनामी होती है उसको कहते हैं अपयश, और कलंक मतलब चरित्र पर अस्थायी रूप से अगर कोई दोष लग जाता है तो उसे कहते हैं कलंक लग गया, मतलब कलंक धुल सकता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कलंक लग गया किसी बात को लेकर तो वो अपने कलंक को धो सकता है पश्चाताप करके, उसमें सुधार करके। ठीक है, एक शब्द होता है अध्यक्ष और एक होता है सभापति। ये लो, सामान्यतः जैसे आपने देखा होगा लोकसभा में तो हम अध्यक्ष कहते हैं और राज्यसभा में उसको सभापति कहते हैं। क्या दोनों में अंतर है? वहां पर भी अंतर है, लोकसभा राज्यसभा के संदर्भ में अगर आप देखते हैं तो। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है वो देख लीजिए। अध्यक्ष का मतलब किसी सुसंगठित विधायी संस्था का जो प्रधान होता है उसको कहते हैं अध्यक्ष, और आयोजित सभा का जो प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं? सभापति बोलते हैं। बहुत ही माइनर इसमें अंतर है, बहुत शानदार अंतर है विद्यार्थी। एक शब्द है अनुपम, एक है अद्वितीय। क्या है? अद्वितीय। अनुपम का मतलब जिसकी तुलना नहीं हो सकती हो उसको कहते हैं अनुपम, और जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। इसी प्रकार देखिए शब्द अस्त्र, शस्त्र और आयुध। क्या होता है? अस्त्र, शस्त्र और आयुध होता है। अस्त्र मतलब फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को अस्त्र कहते हैं, हाथ में थाम कर चलाए जाने वाले को शस्त्र कहते हैं, और आयुध किसे कहते हैं? जिसमें सभी प्रकार के हथियार आते हो, चाहे अस्त्र और शस्त्र दोनों आयुध के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी प्रकार एक शब्द है अनुभव, एक शब्द है अनुभूति। अनुभव मतलब कर्मेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है उसको अनुभव कहते हैं, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तात्कालिक प्राप्त होने वाला जो आंतरिक ज्ञान होता है उसको अनुभूति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभूति। इसी प्रकार देखिए शब्द है आज्ञा, आदेश और अनुमति। तीनों एक जैसे लग रहे हैं, आज्ञा, आदेश और अनुमति। आज्ञा का मतलब इजाजत भी और आदेश भी इसके अंतर्गत आ जाता है, और आदेश का मतलब एक प्रकार से हुक्म से लेते हैं, अनुमति का मतलब किससे लेते हैं? इजाजत से लेते हैं। एक शब्द है आगामी, एक शब्द है भावी। आगामी मतलब आगे आने वाला, भावी मतलब भविष्य में कभी भी होने वाला, उसको भावी कहते हैं। इसी प्रकार एक शब्द होता है उपहार, एक होता है भेंट। क्या होता है? उपहार, एक होता है भेंट। उपहार मतलब छोटे और समवयस्कों को सप्रेम कुछ देना, अपने छोटे को जो कुछ देते हैं, या फिर अपने समान होते हैं, समवयस्क होते हैं, उनको कुछ दिया जाता है, उसको कहते हैं उपहार। भेंट बड़ों को सादर पूर्वक कुछ देना, अगर बड़ों को हम कुछ देते हैं तो उसको बोलते हैं भेंट। क्या बोलते हैं? भेंट बोलते हैं। इसी प्रकार देखिए शब्द अनुराग, प्रेम, स्नेह, आसक्ति, श्रद्धा, प्रणय और वात्सल्य, ये एक जैसे लग रहे हैं सारे, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। किसी विषय वस्तु के प्रति जो लगाव होता है, किसी विषय वस्तु के प्रति जो लगाव होता है उसे अनुराग कहते हैं, और छोटे बड़े या हम उम्र सबके प्रति जो स्निग्ध भाव होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेम बोलते हैं। और छोटों के प्रति स्निग्ध भाव होता है उनको स्नेह कहते हैं, और मोहजनित जो लगाव होता है उसको आसक्ति कहते हैं। उससे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? आसक्ति कहते हैं, ध्यान रखना। इसी प्रकार अगर हम बात करें प्रणय क्या होता है? विपरीत लिंगों में एक दूसरों के प्रति जो उत्पन्न स्निग्ध भाव होता है उसको प्रणय भाव कहते हैं। वात्सल्य माता पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य प्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वात्सल्य प्रेम कहते हैं। एक होता है अवस्था, एक होता है आयु। अवस्था का मतलब वर्तमान समय की जो उम्र की जो गणना है उसको अवस्था कहते हैं,
आयु मतलब संपूर्ण जीवन की उम्र की जो गणना की जाती है उसको आयु कहते हैं। और देखिए विद्यार्थियों, शब्द अनुरोध, आग्रह, अनुकंपा, अनुग्रह और प्रार्थना एक जैसे लग रहे हैं तो सारे, फिर अर्थ अलग अलग है। विनय पूर्वक किया गया जो आग्रह है, विनय पूर्वक किया गया आग्रह क्या कहलाता है? अनुरोध कहलाता है। अब आग्रह किसे कहते हैं? विनय के साथ साथ अधिकार भाव से की गई जो प्रार्थना है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विद्यार्थियों आग्रह। क्या बोलते हैं उसे? आग्रह बोलते हैं। इसी प्रकार अनुकंपा क्या होता है? दूसरों के प्रति संवेदनशील होना या सहानुभूतिपूर्ण कृपा करना विद्यार्थियों, उसको क्या बोलते हैं? अनुकंपा बोलते हैं। अनुग्रह छोटों की भलाई करना। और इसी प्रकार प्रार्थना क्या होती है? विनती करना। क्या होता है? विनती करना। शायद यहाँ पे गलत लिखा हुआ, इसको कर लेना, पे एक वो लगा लेना, रे का डंडा लगा लेना, प्रार्थना होता है। ठीक है, आगे देखिए और बहुत सारे उदाहरण है। अनभिज्य, अज्य, अज्ञात और अजय, चारों शब्द एक जैसे हैं। अनभिज्ञ का मतलब जो किसी एक बात को नहीं जानता हो। अज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता हो। अज्ञात मतलब जिसका पता न हो। अजय मतलब जो न जाना जा सके, जो न जाना जा सके विद्यार्थियों, इसको बोलते हैं। इसी प्रकार एक शब्द होता है अभिलाषा, एक होता है आकांक्षा, एक होता है इच्छा। अभिलाषा मतलब किसी विशेष वस्तु को पाने की जो हार्दिक इच्छा है को अभिलाषा कहते हैं। आकांक्षा किसे कहते हैं? प्रतीक्षा युक्त जो इच्छा होती है उसको आकांक्षा कहते हैं। और इच्छा किसे कहते हैं? सामान्य वस्तु चाहने की जो साधारण चाह है उसको बोलते हैं इच्छा। उसको क्या बोलते हैं? इच्छा बोलते हैं। इसी प्रकार एक शब्द है अद्भुत, एक है विचित्र, एक है विलक्षण। अद्भुत मतलब अनोखा और समझ से बाहर को कहते हैं। विचित्र नियमित से भिन्न जो होता है उसको बोलते हैं विलक्षण। विरल लक्षण वाला है उसको विलक्षण कहते हैं। इसी प्रकार एक शब्द होता है अध्ययन, एक होता है अनुशीलन। अध्ययन का मतलब सामान्य पठन पाठन से लिया गया है। और अनुशीलन का मतलब होता है चिंतन मनन सहित जो अध्ययन किया जाता है उसको अनुशीलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुशीलन कहते हैं। एक शब्द है आशा, एक है आशंका, एक है शंका, एक है भय। आशा का मतलब अच्छे कार्य की उम्मीद। आशंका मतलब अनिष्ट होने का खटना, अनिष्ट होने का खटका। और शंका मतलब होने न होने का जो डाउट होता है, संदेह होता है, उसको शंका कहते हैं। भय साधारण अर्थ में कहें इसका, भय का मतलब होता है डर। इसी प्रकार अर्पण और प्रदान। अर्पण मतलब अपने से बड़ों के लिए आता है अर्पण। प्रदान मतलब बड़ों की ओर से छोटों के लिए आता है प्रदान। मतलब बड़ा अगर छोटों को दे रहा है तो उसको प्रदान कहते हैं, और छोटा अगर बड़ों को दे रहा है तो उसको कहते हैं अर्पण। जैसे हम देव देवताओं को फूल अर्पित करते हैं तो तेरा तुझको अर्पण कई बार बोलते हैं ना, तो भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान तो हमसे बड़े हैं। ठीक है, आगे और कुछ वस्तु नहीं गया, नहीं बचा। आगे देखिए एक शब्द होता है अनबन, एक होता है खटपट। एक तो अनबन और एक खटपट। अनबन का मतलब है दो व्यक्तियों की आपस में नहीं बनना, उसको क्या कहते हैं? अनबन। और एक शब्द है खटपट, यानी कि दो पक्षों के बीच का जो झगड़ा है उसको हम कहते हैं खटपट। क्या कहते हैं? खटपट। एक शब्द होता है अनुमान, एक होता है प्राकलन। अनुमान का मतलब होता है बौद्धिक तर्क के द्वारा लिया गया निर्णय। और प्राकलन का मतलब होता है भविष्य में होने वाले व्यय के बारे में गणना के सहारे किया गया अनुमान जो होता है उसको प्राकलन कहते हैं। एक होता है आचरण, एक होता है व्यवहार। क्या होता है? एक आचरण शब्द होता है, एक व्यवहार होता है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आचरण मतलब व्यक्ति का जो चरित्र है उसके बारे में आता है। और व्यवहार का मतलब होता है दूसरों के साथ किया जाने वाला जो क्रिया व्यापार है उसको कहते हैं व्यवहार। एक शब्द होता है आदि, एक होता है इत्यादि। कई बार उदाहरण देते हैं ना हम, एक दो उदाहरणों के बाद लिखते हैं आदि, और बहुत सारे उदाहरणों के बाद में क्या लिखते हैं? इत्यादि लिखते हैं। एक होता है अमूल्य, एक होता है बहुमूल्य। अमूल्य मतलब जिसका मूल्य निर्धारण करना संभव न हो उसको कहते हैं अमूल्य। और जिसका मूल्य बहुत अधिक होता है उसको बहुमूल्य कहते हैं। एक होता है अदर, एक होता है ओस्ट। अदर का मतलब होता है केवल नीचे के होठ के लिए आता है, और ओस्ट का मतलब ऊपर और नीचे दोनों के होठ के लिए आता है। तो अधर अगर बोले तो अधर का मतलब भी होठ ही होता है, लेकिन नीचे वाला होठ के लिए आता है। लेकिन ओष्ठ या होठ शब्द बोला जाता है तो दोनों होठों के लिए आता है, ऊपर और नीचे का दोनों होठ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। एक शब्द होता है अनुच्छेद, एक होता है परिच्छेद। अनुच्छेद का मतलब गद्यांश या अवतरण होता है, परिच्छेद का मतलब पूरा अध्याय होता है। आपत्ति और विपत्ति। आपत्ति मतलब जिस संकट का निवारण हो सके या अचानक आया हुआ जो संकट है उसे आपत्ति कहते हैं। विपत्ति कहते हैं जिस संकट का निवारण नहीं हो सकता उसको विपत्ति कहते हैं। एक शब्द है आलोचना और एक शब्द निंदा। एक आलोचना है, एक निंदा है, यानी कि गुण दोषों का सम्यक विवेचन करना क्या कहलाता है? आलोचना।
और केवल दोषों का बखान करना क्या कहलाता है? निंदा कहलाता है। एक शब्द है अभिनंदन, एक है स्वागत। अभिनंदन मतलब किसी उपलब्धि पर सम्मान देना, और स्वागत मतलब आए हुए व्यक्ति का सत्कार करना। एक शब्द है आतंक और एक शब्द है त्रास। आतंक मतलब बल के आधार पर किया गया जो अत्याचार है उसको आतंक कहते हैं। त्रास होता है व्याकुलता सहित जो भय होता है उसको त्रास कहते हैं। एक शब्द है उपहार और एक शब्द है भेंट। एक तो उपहार शब्द है और एक भेंट शब्द है। उपहार से तात्पर्य छोटे और वयस्कों, ये वयस्क थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इस वयस्क को आप ऐसे लिखना, वयस्क ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो छोटे और वयस्कों को सप्रेम कुछ देना क्या कहलाता है? उपहार। और भेंट बड़ों को आदर सहित कुछ देना क्या कहलाता है? भेंट कहलाता है। आगे देखिए, उद्योग और उद्यम। उद्योग का मतलब होता है धंधा या व्यवसाय, और उद्यम का मतलब होता है प्रयास या प्रयत्न। एक शब्द है आकार और एक शब्द है रूप। आकार मतलब लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई का जो नाप जोक होता है उसको आकार कहते हैं। रूप सौंदर्य का जो नाप जोक होता है उसको बोलते हैं रूप। एक शब्द हत्या है, एक वध है। अगर मैं कानूनी शब्दावलियों में आपको बताऊं तो हत्या और वध में बहुत अंतर होता है विद्यार्थियों। हत्या में बिल्कुल सीधा सीधा इंटेंशन होता है कि इस व्यक्ति को मारना है। वध में ऐसा इंटेंशन नहीं होता है, कई बार ऐसा देखा जाता है। ठीक है, आगे हम जब कानून पढ़ाएंगे, कानून पढ़ते हैं उस समय हम हत्या और वध के बारे में चर्चा करते हैं। इन अगर आईपीसी की धाराएं देखें तो इनका अलग अलग धारा में भी उल्लेख मिलता है। जैसे इनकी डेफिनेशन अलग में मिलती है, इनके लिए जो पनिश किया जाता है, दंड दिया जाता है, वो अलग धारा में मिलता है। तो ऐसे दोनों में अंतर हम निकाल लेते हैं। तो हत्या यहाँ सामान्यतः क्या लिखा हुआ है? षड्यंत्र पूर्वक किसी को गुप्त रूप से मारना क्या कहलाता है? हत्या। और युद्ध में किसी को सामने से मारना क्या कहलाता है? वध करना कहलाता है। जैसे आपने पौराणिक अगर कोई नाटक देखे होंगे तो उसमें जितों को भी अपने दुश्मन को माना जाता है तो वो वध करना ही कहता है। जैसे भगवान कृष्ण ने किसी राक्षस को मारा है तो इसका मतलब उसने वध किया उसका, उसकी हत्या नहीं की है। ठीक है, इसी प्रकार उपहास, परिहास और व्यंग्य, तीनों शब्द एक जैसे लिख रहे हैं। उपहास का मतलब होता है मजाक उड़ाना, परिहास का मतलब होता है हंसी मजाक करना, और व्यंग्य का मतलब है चुभती बात कहना। व्यंग्य किसी के ऊपर मतलब व्यंग्य करना, टोइंट कसना, जिसको हम सामान्यतः भाषा में कहते हैं टोइंट कसना, तो वो होता है व्यंग्य। और परिहास का मतलब तो हंसी मजाक करना होता है, और उपहास का मतलब किसी का मजाक उड़ाना दूसरे का, तो कहते हैं। एक शब्द होता है आदरणीय, एक होता है पूजनीय। आदरणीय मतलब अपने से बड़ों के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त सम्मान सूचक एक शब्द है। आदरणीय महोदय, जो भी लिखना चाहते हो, आदरणीय पिताजी, आदरणीय भाई, जो भी। पूजनीय मतलब माता पिता, गुरुजन, महापुरुषों के लिए प्रयुक्त जो सम्मान सूचक जो शब्द होता है उसको पूजनीय कहते हैं। पिताजी वगैरह माता जी के लिए क्या आता है? पूजनीय आता है। और आदरणीय किसी आदरणीय अन्य के लिए भी आ सकता है। एक उन्नति, एक प्रगति। उन्नति का मतलब यथा स्थिति से ऊपर उठना, उसको क्या बोलते हैं? उन्नति करना। एक होता है प्रगति करना, पिछड़ेपन की स्थिति से आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं प्रगति। इसी प्रकार एक शब्द होता है आलोचना, एक समालोचना, एक समीक्षा। तीनों शब्द एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। किसी एक पक्ष का विवेचन करना क्या कहलाता है? आलोचना। और संपूर्ण पक्षों की विवेचना करना क्या कहलाता है? समालोचना। और जानकारी सहित विवेचन करना क्या कहलाता है? समीक्षा। क्या कहलाता है? समीक्षा कहलाता है। एक शब्द होता है उपयोग, एक होता है उपभोग, और एक होता है प्रयोग। उपयोग का मतलब किसी वस्तु को साधारण रूप में काम में लेना क्या कहलाता है? उपयोग। उपभोग किसी वस्तु का भोग करना क्या कहलाता है? उपभोग। प्रयोग क्या होता है? किसी वस्तु के लाभ को परखने के लिए उसे काम में लेना क्या कहलाता है? प्रयोग कहलाता है विद्यार्थी। क्या कहलाता है? प्रयोग कहलाता है। इसी प्रकार एक शब्द है उत्साह और एक है साहस। क्या है? उत्साह और साहस। उत्साह मतलब किसी कार्य को करने की जो उमंग होती है उसे कहते हैं उत्साह। साहस होता है कठिन कार्य को करने की जो हिम्मत है उसे साहस कहते हैं। एक होता है उद्देश्य, एक होता है लक्ष्य, एक होता है ध्येय। उद्देश्य से तात्पर्य है जिसकी सिद्धि करनी हो उसे उद्देश्य कहते हैं। लक्ष्य जिस पर दृष्टि रखकर काम किया जाता है उसे लक्ष्य कहते हैं। ध्येय जिस पर ध्यान रखकर काम किया जाए उसे ध्येय कहते हैं। एक शब्द है आमंत्रण, किसी समारोह में सम्मिलित होने के लिए सामान्य बुलावा आता है उसको आमंत्रण कहते हैं। एक शब्द होता है निमंत्रण, यानी कि भोजन आदि के लिए जो विशेष बुलावा आता है उसको क्या बोलते हैं? निमंत्रण बोलते हैं विद्यार्थियों। तो आप अगर कभी कोई लिखे भाई आप सादर आमंत्रित है या सादर निमंत्रित है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना आमंत्रित किया है निमंत्रित किया, दोनों में अर्थ अलग अलग है। देखिए आमंत्रण का मतलब तो होता है किसी समारोह में सम्मिलित होने के लिए सामान्य बुलाना। मतलब आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है? आमंत्रण का मतलब है केवल आपको बुलाया गया है, खाना नहीं खिलाया जाएगा।
और निमंत्रण का मतलब क्या है, आपको बुलाया भी गया है और आपको खाना वगैरह भी खिलाया जाएगा वहां पर। ठीक है, तो ये अंतर होता है। ऋषि और मुनि में क्या अंतर होता है, मतलब दोनों शब्द एक जिसे देखते हैं, ऋषि और मुनि। तो ऋषि का मतलब होता है सत्य का साक्षात्कार करने वाला ऋषि कहलाता है, और सत्य का मनन करने वाला क्या कहलाता है, मुनि कहलाता है। एक शब्द होता है ईर्ष्या, एक होता है द्वेष, एक होता है स्पर्धा। ईर्ष्या का मतलब किसी उन्नति या उपलब्धि को देखकर जो जलना क्या कहलाता है, ईर्ष्या करना। द्वेष चतुरता पूर्वक किया गया जो विरोध होता है उसको कहता है द्वेष। और स्पर्धा मुकाबले में आगे रहने की जो चाह है उसको बोलते हैं स्पर्धा। दो में मुकाबला हो रहा है, उसमें आगे बढ़ना चाहता है, उसको बोलते हैं स्पर्धा। और चतुरता पूर्ण किया गया जो विरोध होता है उसको बोलते हैं द्वेष। एक शब्द होता है उदास, एक होता है उदासीन। उदास का मतलब मन न लगने से अन्य मनस्क हो जाना क्या कहलाता है, उदास। और उदासीन विषयों या वस्तुओं में कोई लगाव नहीं होना क्या कहलाता है, उदासीन। क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता है। इसी प्रकार देखिए कष्ट और दुख, इन दोनों में क्या अंतर है। कष्ट मतलब मन और शरीर को समान रूप से जो असुविधा होती है उसे हम कष्ट कहते हैं। और दुख किसे कहते हैं, मानसिक आकुलता या अस्थिरता को हम कहते हैं दुख। एक होता है कार्य, एक होता है कर्तव्य। कार्य मतलब कोई भी सामान्य काम हो सकता है, उसको हम कार्य कहते हैं। कर्तव्य किसे कहते हैं, वह काम जिसको करने के लिए नैतिक रूप से अनिवार्यता होती है उसको हम बोलते हैं कर्तव्य। जैसे मौलिक कर्तव्य का नाम सुना होगा ना आपने, ऐसे। एक होता है कुसुम, एक होता है पुष्प। कुसुम मतलब ऐसा फूल जिसमें गंध आती हो उसको कहते हैं कुसुम। और पुष्प कोई भी सामान्य पुष्प जो गंधहीन भी हो सकता है और गंध युक्त भी हो सकता है, मतलब जिसमें खुशबू आ भी सकती है और खुशबू नहीं भी आए, उसको तो हम कहते हैं विद्यार्थियों पुष्प। और जिसमें हमेशा गंध आती हो उसको कहते हैं कुसुम। एक होता है किराया, एक होता है भाड़ा। किराया और भाड़ा, जैसे मकान दुकान आदि के लिए जो दिया जाता है, जो राशि दी जाती है उसको हम कहते हैं किराया। जैसे माना कि बिल्डिंग ले रखी है हमने तो ये किराए पे है, ठीक है। लेकिन एक होता है भाड़ा, परिवहन के लिए दी गई जो राशि है। मतलब जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब अजमेर से जैसे जयपुर जा रहे हैं, तो जो बस वाले को जो हम किराया देते हैं उसको किराया नहीं बोलकर भाड़ा बोलते हैं। जो पैसे देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाड़ा बोलते हैं। कई बार कंडक्टर आता है, भाड़ा निकालो ऐसे बोलता है ना, इसलिए बोलता है। अधिक, पर्याप्त और काफी। अधिक का मतलब होता है सीमा से ज्यादा, पर्याप्त का मतलब होता है आवश्यकता के अनुसार चाहिए उतना, और काफी का मतलब होता है निर्धारित सीमा के अनुरूप। एक शब्द होता है करुणा, एक होता है दया, एक होता है कृपा। करुणा से क्या तात्पर्य है, किसी की पीड़ा को देखकर गर्वित होकर दूर करने की जो इच्छा है उसको करुणा कहते हैं। दया किसे कहते हैं, किसी के दुख को देखकर सहायता करने की जो इच्छा है उसको दया कहते हैं। कृपा किसी के दुख का निवारण करने की जो उदार मनोवर्ती होती है कृपा बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सबको लिखते भी रहना, आप अगर चाहें तो अपने बहुत शानदार नोट्स भी बना सकते हैं। एक होता है उदाहरण, एक होता है दृष्टांत। क्या होता है, दृष्टांत होता है। उदाहरण मतलब किसी बात को समझाने के लिए प्रयुक्त की गई स्थिति। दृष्टांत मतलब किसी बात के प्रमाणीकरण के लिए वैसी ही किसी दूसरी चित्रादि की प्रस्तुति जो की जाती है उसको कहते हैं दृष्टांत। एक होता है आनंद, एक होता है आह्लाद, एक होता है हर्ष, एक होता है उल्लास। आनंद का मतलब शारीरिक और आत्मिक जो सुख होता है उसको शारीरिक रूप से और आत्मा दोनों अगर सुखी है विद्यार्थियों उसको बोलते हैं आनंद। एक होता है आह्लाद, अस्थायी आवेश युक्त जो प्रसन्नता होती है उसको बोलते हैं आह्लाद। एक होता है हर्ष, तत्कालीन जो सुख मिलता है उसको बोलते हैं क्या, हर्ष। एक होता है उल्लास, उत्साह युक्त जो क्षणिक प्रसन्नता मिलती है उसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों, उल्लास। क्या कहते हैं इसे, उल्लास कहते हैं। आगे देखिए, अंतःकरण, मन और चित्त और आत्मा, चार शब्द है, चारों एक जैसे दिखते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग। अंतःकरण मतलब विवेक आदि का जो केंद्र है उसको अंतःकरण कहते हैं, और सोच विचार का जो केंद्र होता है उसको मन कहते हैं, और स्मरण करने का जो केंद्र होता है उसको चित्त कहते हैं, और ईश्वर का जो अंश है या प्राण जो केंद्र है उसको बोलते हैं आत्मा। इसी प्रकार एक शब्द होता है हानि हो गई, क्षति हो गई। हानि मतलब किसी वस्तु को खो देने या नष्ट हो जाने से हुआ जो नुकसान है उसको हानि कहते हैं, और किसी वस्तु के किसी भाग का नष्ट हो जाना क्या कहलाता है, क्षति कहलाता है। एक शब्द है खेद, एक है वेदना और एक है व्यथा। खेद मतलब अथक गलानी की अनुभूति होना, वेदना मतलब हमें खेद है कि रेलवे स्टेशन पे गए होंगे आप कभी, जैसे वो जो माइक में बोलते रहेंगे आपकी जो ट्रेन मिस हो जाती है, आगे पीछे लेट हो जाती है, तो उसमें वो कहते हैं ना हमें खेद है कि, यानी कि वो अथक गलानी की अनुभूति करते हुए कहती है।
और मन और शरीर की असुविधाओं की जो तीव्र अनुभूति होती है उसको कहते हैं वेदना। और व्यथा आघात से उत्पन्न चुभन या दर्द जो होती है उसको बोलते हैं विद्यार्थियों व्यथा। इसी प्रकार एक शब्द है काल और एक शब्द है युग। काल किसे कहते हैं? युग से कम दीर्घकालीन जो समय होता है उसको काल कहते हैं। और कई शताब्दियों का जो समय है वो कहलाता है युग। वो क्या कहलाता है विद्यार्थियों? युग कहलाता है। यहाँ तक ही देखेंगे विद्यार्थियों इस क्लास में, बाकी नेक्स्ट क्लास में चर्चा। थैंक यू।